जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र के पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं। और ये हमारा कंटिन्यू सीरीज, जिसमें पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास किया था, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा किया। अब आधुनिक भारत के इतिहास का भी हम लोग बहुत सारा सेक्शन कर लिए। आज हमारा शुरू होगा 42वां नंबर चैप्टर पाकिस्तान की मांग, और इसी तरह से कंटिन्यू होते हुए पूरा बुक कंप्लीट होगा। अब हम लोग बुक के लगभग अंतिम पायदान पे आ गए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का एकात्तरवां बीपीएससी प्री देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। और इस बार जो टीआरई 4 देने वाले हैं टीचर वाला, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा पाकिस्तान की मांग से, यहीं पर हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले प्रश्न शुरू करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। भारतीय मुसलमान के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौधरी रहमत अली। आगे, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल ने। आगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बार भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आगे, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया कौन कहा था? तो यह कहा था सी ऑप्शन सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? तो सी ऑप्शन रहेगा सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें है। डी ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, बाकी देख लेते हैं। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल सही। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वे सदैव डायरी रखते थे। आगे, मुसलमानों के लिए पृथक देश का प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। आगे, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रहमत अली ने। आगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष हो जाएगा बी ऑप्शन 1940 में। आगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1940 में। आगे, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खाली कुजमा ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खाली कुजमा ने। आगे, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर हयात खां। पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने रखी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर हयात खां। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को दो राष्ट्र का सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में। आगे, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाहौर में। आगे, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 23 मार्च 1943। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 23 मार्च 1943।
आगे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला चैप्टर है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आइए इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो डी ऑप्शन होगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो डी ऑप्शन होगा विनोबा भावे। आगे महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने आरंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पनवार, महाराष्ट्र। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र। आगे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आगे कथन कारण दिया हुआ है। तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह बिल्कुल सही है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला चैप्टर है क्रिप्स मिशन। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को एक करके हल करते हैं। तो भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1942। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1942। आगे है ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित था। क्या क्या सम्मिलित था? तो कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। यह बिल्कुल सही है। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। यह भी सही है। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यह भी सही है। कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन प्रदान करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना व उन्हें डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। यह गलत है। बाकी सही कौन कौन सा देख लेते हैं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसमें गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे सर स्टफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। सर स्टफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। आगे किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रशिंग बैंक था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दैनिक चेक दिनांकित चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रशिंग बैंक था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान सम्मिलित हैं किसमें? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल दो संविधान निर्मात्री निकाय के रचना से। क्रिप्स निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव का प्रावधान सम्मिलित है किसमें? तो बी ऑप्शन है केवल दो मतलब संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। अगला है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने क्रिप्स मिशन भेजा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। आगे निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। आगे निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक
फिरौती कहा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, तो डी सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। आगे भारत छोड़ो आंदोलन, तो आइए से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्धा में। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। आगे भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942। आगे भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त 1942। आगे भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष, ए ऑप्शन हो जाएगा 1942 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1942 में शुरू किया गया था। आगे भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकार किया गया। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर टैंक में। आगे वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। आगे भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बम्बई से। आगे 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बम्बई। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बम्बई से। आगे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1942। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 1942। आगे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो बी ऑप्शन अगस्त 1942 को। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, तो तीसरा नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया, तो तीसरा नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। सी ऑप्शन केवल 3। आगे यह कथन हम भारत को यह तो आज़ाद करेंगे कि आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, तो यह कब था, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था भाषण था। आगे यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है, तो डी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे करो या मरो का नारा किसने दिया, तो डी ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो डी ऑप्शन महात्मा गांधी ने। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था, तो डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे गांधी जी को करो या मरो का आह्वान नारा था, ये ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था किस लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। आगे बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। आगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं।
आगे निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। आगे निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव समर्थन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आगे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। आगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान रखा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। आगे भारत छोड़ो आंदोलन फल था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, इसमें तीनों सही है। तो देखते हैं। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और चौथा नंबर हो जाएगा AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 इसमें सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उषा मेहता ने। आगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। आगे निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी की टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुई फिशर। आगे महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक अमेरिकी पत्रकार। आगे महात्मा गांधी के जीवनकार लुई फिशर संबंधित थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लुई फिशर। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी के जीवनीकार थे? तो ए ऑप्शन लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत 1 और 4, डी ऑप्शन 1 और 4 में रहा। आगे कथन कारण है, तो लॉन लिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को
सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, यह बिल्कुल सही है। फिर कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर जेल में। आगे 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पटना में। आगे श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती रामप्यारी। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। आगे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आगा खां पैलेस में। आगे महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता का पहचान किस संदर्भ में मिला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दीपावली। वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दीपावली। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे निम्न नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हुए भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो डी ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण। आगे गंगा राम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो डी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। गंगा राम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, तो डी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा शांति घोष नहीं है, बाकी मांतगिनी हजारा हैं, कनक लात बरुआ हैं और अरुणा आसिफ अली हैं, तो डी ऑप्शन शांति घोष नहीं है। आगे कथन कारण दिया हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, यह बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यह बिल्कुल सही है। फिर इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण, तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, यह बिल्कुल सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन में से दूर रहने के लिए कहा, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठित थी, तो सी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी, तो डी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए। तो जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो ए ऑप्शन होगा 1 और 2 मतलब बलिया में और सतारा में।
यहाँ दोनों समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो बलिया में और सतारा में की गई थी। ये ऑप्शन 1 और 2। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा 1942। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1942। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलिया। आगे है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलिया में। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता के एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो डी ऑप्शन होगा गोहपुर की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता की एक जुलूस निकाला और पुलिस के परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान से है? तो डी ऑप्शन होगा गोहपुर से। आगे कथन कारण है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाशा थी। यह बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक गतिविधियों का हल। आगे है ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट शब्द था जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। अगला चैप्टर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो आइए इससे मिले प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कटक। आगे वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो डी ऑप्शन होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो डी ऑप्शन होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1939 में। आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो सी ऑप्शन होगा जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सामान्य सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो सी ऑप्शन होगा जर्मनी में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। आगे INA मानसिक पुत्र था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह के और मेजर आईवाची फुजवारा का। तो डी ऑप्शन होगा 1 और 4। INA मानसिक पुत्र था किसका? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आईवाची फुजीवारा का। तो डी ऑप्शन होगा 1 और 4। अगला प्रश्न है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो बी ऑप्शन होगा मोहन सिंह। INA किसके दिमाग की उपज थी और इसने किसकी स्थापना की? तो बी ऑप्शन होगा मोहन सिंह। आगे आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो ए ऑप्शन होगा मोहन सिंह ने। INA आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो ए ऑप्शन होगा मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो सी ऑप्शन होगा 1942। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सी ऑप्शन होगा 1942। आगे आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो ए ऑप्शन होगा मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ए ऑप्शन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो सी ऑप्शन हो जाएगा
अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई तो 21 अक्टूबर 1943। आगे सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की तो ये ऑप्शन हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की तो ये ऑप्शन हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो डी ऑप्शन हो जाएगा तत्कालीन मलय में। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया कहाँ तो डी ऑप्शन हो जाएगा तत्कालीन मलय में। आगे किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया तो बी ऑप्शन हो जाएगा रास बिहारी बोस। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया तो बी ऑप्शन होगा रास बिहारी बोस। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था तो मेजर जनरल शहनवाज खान जुड़े थे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल जुड़े थे, कर्नल शौकत अली मलिक भी जुड़े हुए थे, मेजर करतार सिंह नहीं जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा मेजर करतार सिंह। आगे आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था तो बी ऑप्शन होगा रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था तो बी ऑप्शन होगा रंगून में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे तो डी ऑप्शन हो जाएगा BC दत्ता नहीं जुड़े हुए थे, बाकी शरीद अली जुड़े हुए थे, शहनवाज जुड़े थे, PK सहगल जुड़े हुए थे तो डी ऑप्शन BC दत्ता नहीं जुड़े हुए थे। आगे किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे तो सी ऑप्शन हो जाएगा शिलभद्र याजी। आगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था तो बी ऑप्शन हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था तो बी ऑप्शन होगा रानी झांसी रेजिमेंट। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तो सी ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तो सी ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे जय हिंद किसका नारा था तो बी ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसका नारा था तो बी ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। आगे सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया तो ए ऑप्शन होगा स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वराज द्वीप। आगे आज़ाद हिंद फौज दिवस की तिथि को मनाया गया था तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया तो ऑप्शन हो जाएगा राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया तो सी ऑप्शन हो जाएगा राशिद अली। आगे निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह ने नहीं किया, बाकी गुरबख्श सिंह ने किया, प्रेम सहगल ने किया और शहनवाज ने किया तो सी ऑप्शन मोहन सिंह ने नहीं किया। आगे निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूलाभाई देसाई। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे पर पैरवी कर रहे वकील की अध्यक्षता की तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूलाभाई देसाई। आगे आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर TB सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर TB सप्रू। आगे वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे पर पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की तो सी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की, बाकी भूलाभाई देसाई ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने किया तो सी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया। आगे निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे तो सी और डी दोनों हो जाएगा, मतलब आसिफ अली और भूलाभाई देसाई। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे तो सी और डी दोनों हो जाएगा, आसिफ अली और भूलाभाई देसाई। आगे इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूलाभाई देसाई।
इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भोलाभाई देसाई। अगला है दिल्ली के लाल किले के प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज की अभिलेख चलाया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1945 में। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1945 में। आगे आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। आज़ाद आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। आगे औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुलबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं किस लिए? तो डी ऑप्शन होगा आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। आगे वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं, तो इसमें कौन कौन से थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और नौसेना विद्रोह। नौसेना ने आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा समाजवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन? तो डी ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे अगला चैप्टर है कैबिनेट मिशन योजना। तो ऐसे जुड़े प्रश्नों को एक करके देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर पी लॉरेंस पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डी ऑप्शन होगा सर पी लॉरेंस। आगे 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया, तो ए ऑप्शन होगा सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया, तो ए ऑप्शन होगा सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। आगे इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेबल नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, तो बी ऑप्शन बेबल नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो डी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन ने। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो डी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन ने। आगे इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, बाकी सर स्टैफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो सी ऑप्शन होगा जे एंड्रयूज नहीं थे। सी ऑप्शन जे एंड्रयूज नहीं थे। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों के से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड एमरी नहीं था, बाकी तीनों थे, सर पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, तो डी ऑप्शन लॉर्ड एमरी नहीं थे। आगे निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉन साइमन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बी ऑप्शन होगा जॉन साइमन इसमें सदस्य नहीं थे। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम वुड नहीं थे। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो ए ऑप्शन विलियम वुड नहीं थे। आगे इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन से। इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी एवियन पैक्ट से। आगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति गलत है, बाकी प्रांतीय समूहीकरण है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल है और संविधान निर्माण का अधिकार है, तो सी ऑप्शन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं है। आगे निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बोर्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एजुकेटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें बोर्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन। आगे कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, यह बिल्कुल सही है। पहला नंबर हो जाएगा केवल एक, ए नंबर केवल एक। इसमें भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार था, यह गलत है। इसने ICS में और अधिक भारतीय के लिए उपबंध किया, तो यह भी गलत है। तो ए ऑप्शन होगा केवल एक इसमें सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश किया। अगला है कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आंसर चारों गलत है। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। आगे कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था, तो आइए देखते हैं। तो एक राष्ट्र सरकार की स्थापना के लिए यह गलत है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए यह बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए यह गलत है। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, सी ऑप्शन केवल 2। आगे कथन कारण है, तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, यह बिल्कुल सही है। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुआ था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, परंतु कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा है, तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की, तो ए ऑप्शन होगा अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ता की, तो ए ऑप्शन होगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो सी ऑप्शन होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो सी ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला चैप्टर संविधान सभा 1946। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने, तो बी ऑप्शन होगा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। आगे संविधान सभा जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया गया था, तो डी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान के निर्माण का गठन किया गया था, तो डी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया, तो सी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किस एक भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया, तो सी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। आगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। आगे संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, तो सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, तो सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। आगे इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ए ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ए ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिषद के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो सी ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सी ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत का संविधान सभा चुना गया। कौन सा कथन इसमें सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न है सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे इनमें से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला, तो बी ऑप्शन होगा JB मावलंकर। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली की तथा स्वतंत्र भारत के संसद के अध्यक्ष का पद संभाला, तो बी ऑप्शन होगा JB मावलंकर। अगला है अंतरिम सरकार का गठन 1946। आइए इसके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो बी ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो बी ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो सी ऑप्शन सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो सी ऑप्शन होगा सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू के अधीन
एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सी ऑप्शन होगा सितंबर 1946। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों के विभाग किसे दिए गए थे? तो बी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो बी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी ऑप्शन होगा सरदार पटेल। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो डी ऑप्शन होगा सरदार पटेल। आगे वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सी ऑप्शन हो जाएगा खाद्य कृषि। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा खाद्य तथा कृषि। आगे अखिल अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री का कार्य कौन देखता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आसफ अली। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री का कार्य कौन देखता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आसफ अली। आगे जब वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वित्त विभाग। जब वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वित्त विभाग। आगे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खां। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खां। निम्नलिखित में से कौन नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लियाकत अली खां। निम्नलिखित में से कौन नेहरू सरकार के अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री था? तो सी ऑप्शन होगा लियाकत अली खां। आगे वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ए ऑप्शन होगा जगजीवन राम को। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ए ऑप्शन होगा जगजीवन राम को। आगे निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डी ऑप्शन होगा बी आर अम्बेडकर नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, बलदेव सहाय थे और अली जाहिर भी थे। तो डी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर नहीं थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो बी और सी मतलब दोनों हो जाएगा। लियाकत अली खां और अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया? तो डी ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1946। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया? तो डी ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1946। अगला चैप्टर भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता। आइए इससे जुड़े प्रश्नों के एक करके हम लोग हल करते हैं। पहला, जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो बी ऑप्शन होगा लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो बी ऑप्शन होगा लेबर पार्टी। आगे भारत के स्वतंत्र होने समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लीमेंट एटली। आगे ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 1947 में। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा फरवरी 1947 में। आगे लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए किसके लिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जून 1948 में। आगे कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे माउंटबेटन योजना का आधार बनी तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? तो बी और सी दोनों हो जाएगा, मतलब सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो बी ऑप्शन होगा जुलाई 1947 में। आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 18 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ कब से? तो सी ऑप्शन होगा जुलाई 18 1947 को।
आगे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 जून 1947 को। आगे अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। यह बिल्कुल सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या है। फिर से अंग्रेज ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी, यह बिल्कुल सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या है। आगे स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, यह बिल्कुल गलत है। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु संपन्न शासक ने की, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान हुई थी कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। आगे वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहते थे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि? सी ऑप्शन हो जाएगा वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहते थे। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, यह बिल्कुल सही है। वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी, यह गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि? बी आंसर हो जाएगा इसका, जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जीना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आगे रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। आगे भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ ने। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 की नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो बी ऑप्शन होगा रेडक्लिफ ने। आगे इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया? तो ए ऑप्शन होगा सिरिल रेडक्लिफ। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो ए ऑप्शन होगा सिरिल रेडक्लिफ। आगे भारत के विभाजन को टालने के अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? सी ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब से? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आगे 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आचार्य JV कृपलानी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आचार्य JV कृपलानी। आगे वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा JV कृपलानी ने। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन होगा JV कृपलानी ने। आगे नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो डी ऑप्शन होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया? तो ए ऑप्शन होगा डॉक्टर किचलू ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्र का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर किचलू ने। आगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो बी ऑप्शन होगा खान अब्दुल गफ्फार खां।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो बी ऑप्शन होगा संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो बी ऑप्शन होगा संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया? तो सी ऑप्शन होगा सुचेता कृपलानी। 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया? तो सी ऑप्शन होगा सुचेता कृपलानी। आगे पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो ए ऑप्शन होगा गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो ए ऑप्शन होगा गवर्नर जनरल ने। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ए ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी। आगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालाचारी। आगे भारत के प्रथम और एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आगे भारत का अंतिम वायसराय था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो बी ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आगे बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो डी ऑप्शन होगा पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीवी गिरी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो बी ऑप्शन होगा 2 और 3 मतलब जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। बी ऑप्शन 2 और 3। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था कौन? तो बी ऑप्शन होगा 2 और 3 मतलब जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। आगे माउंटबेटन योजना जून 1947 के निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सही मतलब सिंध में, बलूचिस्तान में और उत्तर पश्चिमी सीमांत में। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी मतलब सिंध में, बलूचिस्तान में और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। आगे भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेवी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेवी कृपलानी। आगे 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जेवी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जेवी कृपलानी। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये ऑप्शन होगा जेवी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित अखिल अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये ऑप्शन होगा जेवी कृपलानी ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा जेवी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डी ऑप्शन होगा जेवी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो बी ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो बी ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? तो सी ऑप्शन होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? तो सी ऑप्शन होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन होगा आर कोपलैंड का। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर कोपलैंड का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए एम पणिकर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण था? तो ए ऑप्शन होगा के एम पणिकर। आगे भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे? तो बी ऑप्शन होगा जेम्स
षष्ठम। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेम्स षष्ठम। आगे निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 222। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 222। अगला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले या फिर TRE 4 देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आपको भी एग्जाम में इसका पूरा लाभ मिल सके। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।